हेलो स्टूडेंट। सीक्वेंस सीरीज में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंटिन्यू कर रहे थे और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है सीक्वेंस सीरीज में में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखी थी, है ना। जो सम का फॉर्मूला है उससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आज अब जो है हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। वो है हमारा अर्थमेटिक मीन। ये हमने क्लास 10th में नहीं पढ़ा था, ये क्लास 11th में नया टॉपिक है हमारे लिए, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलेंगे। तो एक बार मैं फिर से ना जो सम वाला फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू, इसको मैं एक बार फिर से आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन। ये हमारा है सम का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। अब एस एन माइनस वन ये क्या होगा, ये पहले आपसे, ये क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। ये आपका है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये क्या है, सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स ऑफ एन एपी। सेम एपी है ना, दोनों जो है वो सेम एपी का ही सम है, बट ये एन माइनस वन टर्म का सम है, ये एन टर्म का सम है, ठीक है। सो अगर हम एन टर्म के सम में से एन माइनस वन टर्म के सम को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको हमेशा क्या देगा, एन, यानी कि एनएस टर्म देगा। क्यों, ये तो ए वन प्लस ए टू प्लस एन इसका सम है, और ये किसका सम है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन माइनस वन का सम है। तो अब आप देखिए कि ए एन माइनस वन का सम है, तो ए एन से पहले तो ए एन माइनस वन आता है, तो ये सारे जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, ए एन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एस एन माइनस वन हमेशा क्या होता है, ए एन होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी कि एस टेन माइनस अगर एस नाइन आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए टेन मिलेगा, यानी टेंथ टर्म मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है एस टेन माइनस एस एट, तो आपको क्या मिलता, ए टेन प्लस ए नाइन मिलता। क्यों मिलेगा ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को आप ध्यान रखिएगा, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस ना इजीली सॉल्व होते हैं। तो हमने सम से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली। अब हम लोग जो है वो नए टॉपिक पे आते हैं जो हम लोग क्लास 11th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे। ये है हमारा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, सो व्हाट इज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अब आप देखिए कि मान लीजिए मैं आपको कोई दो नंबर दे रहा हूं और ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है, तो इन दोनों नंबर के बीच में हम एक ऐसा नंबर पुट करना है। आपने ऐसा ऐसा क्वेश्चन ना क्लास 10th में पढ़ा है, आप याद कीजिए कि ऐसा क्वेश्चन था ना, 2 6, यहाँ एक बॉक्स दे दिया और आपसे बोला कि ये एपी में है, तो इस बॉक्स में क्या आएगा। ऐसा क्वेश्चन आपने बनाया है क्लास 10th में, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है वो एपी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है 2 और 6 है, इसके बीच में दो बॉक्स दे दे, तो आपको इन दोनों बॉक्स को इस तरह फिल करना है कि ये जो चार टर्म आए ना, ये चारों टर्म एपी में बन जाए। ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास 10th में किया है, ठीक है। उस वक्त हम लोग इसका नाम नहीं जानते थे, बट हम लोग इसको सॉल्व करते थे। कैसे सॉल्व करते थे, अगर आप कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें, तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया। मैं अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन को नहीं समझा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि क्लास 10th में आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था। तो ये फोर्थ टर्म है आपका। मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा था कि एक एपी में इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस। अगर ये दोनों चीजें आपको पता है तो एपी के बारे में आप सारा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टर्म तो पता है, कॉमन डिफरेंस अगर नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस अगर पता हो जाएगा तो ये दोनों टर्म हम पता कर सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे पता करेंगे, इसकी मदद से फोर्थ ए फोर का वैल्यू आपको दिया हुआ 6, और फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं ए फोर इज इक्वल टू ए वन प्लस 3d। ए वन आपको पता है 2, तो इससे आपको डी निकल जाएगा ना, डी निकल जाएगा। सो डी का वैल्यू कितना आया, 1, यानी कि ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। डी का वैल्यू, सॉरी डी का वैल्यू कितना आएगा, 4 है ना ये, सॉरी ये 4 हो जाएगा। सो 4/3, डी का वैल्यू कितना आएगा, 4/3। सो अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 + 4/3, और ये कितना हो जाएगा, 2 + 4/3 +4/3। सो ये हमारा मेथड था जो क्लास 10th में हम लोग यूज करते थे। अब इसी चीज को हम लोग अर्थमेटिक
मीन में पढ़ेंगे। सो अर्थमेटिक मीन में क्या है हमारे लिए कॉन्सेप्ट वो देखिए। व्हाट इज अर्थमेटिक मीन? सो टू नंबर्स आर गिवन टू यू, ए एंड बी। ऑब्वियसली ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना। दो नंबर है आपके पास ए और बी, आपको इसके बीच में, अब वो बोल सकता है, मान लीजिए मैं एन टर्म्स बोल रहा हूं, आपको इसके बीच में कितने टर्म्स इंसर्ट करने हैं? एन टर्म्स इंसर्ट करने हैं, जिससे अब जो ये एक सीक्वेंस बन गया ना, अगर हम इसके बीच में एन टर्म इंसर्ट कर दें तो ये एक सीक्वेंस बन गया। अब ये सीक्वेंस इस तरह होना चाहिए कि ये सीक्वेंस किसमें कन्वर्ट हो जाए? एपी में। आपको इस तरह एन टर्म इंसर्ट करने हैं, जैसे ये हम इसी क्वेश्चन को अब ऐसे बोल सकते हैं, 2 और 6 के बीच में आपको दो टर्म इंसर्ट करने हैं जिससे ये सीक्वेंस जो एपी में हो जाए। तो इसके लिए हमने सॉल्व किया और पता किया कि अगर हम जो सेकेंड टर्म है वो 2+4/3 पुट कर दें और थर्ड टर्म जो है 2+4/3+4/3 पुट कर दें तो ये एपी में हो जाएगा। तो ये जो दो टर्म है ना, यही मेरा क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक मीन। सो अर्थमेटिक मीन्स आर नंबर्स, ऑब्वियसली ये नंबर्स हैं, टर्म्स हैं, विच आर इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में हम इंसर्ट करते हैं, सच दैट द रिजल्टेंट सीक्वेंस, सो ये हमारा रिजल्टेंट सीक्वेंस है, द रिजल्टेंट सीक्वेंस विल बी इन एपी। सो फॉर एग्जाम्पल सपोज ए और बी हमारा नंबर है और ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये और हमेशा रहेगा। ए और बी अगर बराबर होगा तो आप, ये दोनों अलग अलग नंबर नहीं है तो आप कोई भी नंबर इसके बीच में इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसके बीच में इंसर्ट कर रहे हैं A1, A2, A3, सो ऑन अप टू एन। तो हमने कितने नंबर इंसर्ट किए? जो हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किए ना, ये नंबर हमने इंसर्ट किए, A1, A2, A3, AN। तो ये जो अब रिजल्टेंट सीक्वेंस है, रिजल्टेंट सीक्वेंस ए से स्टार्ट होगा, ए से बी तक, ये जो है ये एपी में हो जाएगा। और ये जो है ना, ये आपका अगर एपी में हो जाता है तो A1, A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल AN, ये क्या कहलाएगा? मेरा अर्थमेटिक मीन। ये हमारा क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक मीन। इन शॉर्ट वी विल डिनोट इट एज कैपिटल ए, कैपिटल एम। ठीक है। सो ये जो एन नंबर है ना, ये हमारे अर्थमेटिक मीन होंगे। तो अब ऐसा क्वेश्चन बोल सकता है ना, दो नंबर दिया हुआ है इसके बीच में एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो, दो नंबर दिया हुआ है इसके बीच में दो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो। मैंने इन जनरल बोला कि एन अर्थमेटिक मीन है ना। एन का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी। सो दो नंबर के बीच में आपको कितना भी अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने दे सकता है। जैसे ही आप अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर देंगे ना, तो जो नया सीक्वेंस बनेगा ए से बी तक, ये आपका एपी में होगा। आप कोई भी नंबर इंसर्ट करेंगे तो एपी में नहीं होगा। अब आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि 10 और 15 है, इसके बीच में अगर मैं आपको चार नंबर इंसर्ट करने बोलूं तो आप कोई भी नंबर नहीं इंसर्ट करेंगे तो ये अर्थमेटिक में नहीं होगा। आपको समझना होगा। तो ये तो सिंपल है ना, 11, 12, 13, 14 हम अगर इंसर्ट कर दें तो एपी में होगा। क्यों? सबका कॉमन डिफरेंस 1 है। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसमें हमको कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है। तो ये जो 11, 12, 13, 14 है ना, ये हमारे क्या कहलाएंगे? अर्थमेटिक मीन। ये हमारे अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे। और ये जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है, ये हमारा क्या कहलाएगा? एपी। ये अर्थमेटिक मीन भी एपी ही फॉर्म कर रहा है, बट हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो एपी होगा वो पूरा 10 से लेकर 15 तक होगा। और जो नंबर हमने 10 और 15 के बीच में अरेंज किए हैं वो अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन। दो नंबर रहेगा, उसके बीच में आपसे पूछा जाएगा कि हम, अब वो कितने भी हो सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि दो नंबर है 10 और 15, इसके बीच में 100 नंबर इस तरह पुट करो जिससे जो नया सीक्वेंस बने वो एपी में हो। ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सपोज जनरल फॉर्मूला क्या होगा हमारा? सपोज ए और बी हमारे पास दो नंबर हैं, ऑब्वियसली ए इज नॉट इक्वल टू बी, और इसके बीच में हम एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, एन नंबर इंसर्ट कर रहे हैं जिससे ये मेरा सीक्वेंस जो हो एपी में हो जाए। तो ये हमारे नंबर्स क्या क्या होंगे? A1, A2, A3, A4, सो ऑन अप टू एन, है ना। सो ये जो है ये नंबर मेरे क्या कहलाएंगे? अर्थमेटिक मीन। और ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस होगा
ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस होगा ये मेरा कहलाएगा एपी। ठीक है, तो हमको कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4 अप टू कैपिटल एन का वैल्यू पता करना होगा। तो अब ये कैसे पता करेंगे वो देखिए। अब आप देखिए कि ये जो पूरा एपी बन गया, हमने इसके बीच में कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, एन। अब एक इधर भी है और एक इधर भी है, तो टोटल इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इक्वल टू n प्लस टू। हम बोल सकते हैं ना, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने होंगे, n प्लस टू होंगे। ठीक है, सो अब n प्लस टू है अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो अब आप देखिए कि एक एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता हो गया, फर्स्ट टर्म पता हो गया, तो अब आप देखिए कि डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो अब आप देखिए कि ए एन प्लस टू का वैल्यू कितना होगा, ए एन प्लस टू का वैल्यू बी होगा, एन प्लस टू एक टर्म होगा, ये एन प्लस टू एक टर्म होगा ना। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, फर्स्ट टर्म आपका ए है। सो फॉर्मूले के हिसाब से ए एन प्लस टू का फॉर्मूला क्या होगा, ए एन प्लस टू इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस एन प्लस वन हो जाएगा। क्यों, एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है। सो एन प्लस टू बी हो गया, बी नोन है आपका, ध्यान रखिएगा, अननोन सिर्फ कैपिटल ए वन कैपिटल ए टू कैपिटल ए एन तक है। ये ए है, ये एन प्लस वन इंटू डी हो गया। सो डी का वैल्यू क्या हो गया, बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। सो आपको डी मिल गया ना। तो अब आप देखिए कि आप A1, A2, A3, A4, AN सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, A1 का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल ए प्लस डी होगा। A1 का वैल्यू क्या होगा, A1 का वैल्यू जो होगा, A1 का वैल्यू होगा, अ, जो A1 का वैल्यू होगा वो क्या होगा, स्मॉल ए प्लस डी, और डी का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। A2 का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल ए प्लस टू डी, एंड AN का वैल्यू क्या होगा, अब देखिए टू है तो टू है, तो ए प्लस एन डी। ये अर्थमेटिक मीन आपका निकल गया, है ना, ये अर्थमेटिक मीन है, और हमने इसका फॉर्मूला देख लिया। अब डी, डी का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक जनरली करते हैं बच्चे। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे जो एन है ना, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड है, यानी कि आपको कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं वो, और ये एन जो है ना ये वेरी कर रहा है, देखिए 1 2 3 4 n। सो इसके कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है कि ये एन जो है ये वेरी कर रहा है, यानी कि अगर आप फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे ना, फॉर्मूला अगर एन का फॉर्मूला आप लिख देंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस, मैं आपको गलती बता रहा हूं कि क्या जनरली बच्चे गलती करते हैं, बी माइनस ए बाई एन प्लस वन, अगर ऐसे लिख देंगे फॉर्मूला, डी का वैल्यू अगर हम पुट कर दें, तो देखिए इस एन और इस एन के बीच में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं, अब आपसे मैं, अगर आपसे मैं बोलूं A1 क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, A1 यहां पुट कर देंगे, A प्लस एन का वैल्यू यहां भी पुट कर देंगे 1, और एन का वैल्यू यहां भी पुट कर देंगे 1। अब जैसे ही आपने यहां पे एन का वैल्यू पुट कर दिया ना, ये गलत हो गया। क्यों, अब आप देखिए A1 का वैल्यू क्या आया आपके हिसाब से, A प्लस बी माइनस ए बाई टू, बट एक्चुअली में A1 का वैल्यू कितना आ रहा है, A1 का वैल्यू आप देखिए, A1 का वैल्यू एक्चुअल में आएगा कितना, A प्लस बी माइनस ए बाई एन प्लस वन आएगा। लेकिन आपने क्या किया ना, इस एन का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, तो a प्लस बी माइनस ए बाई टू हो गया, तो ये गलत हो गया ना। क्या गलत हुआ वो आपको समझ में आया, यहाँ पे गलत ये हुआ, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो एन है ना ये फिक्स्ड है, इसका वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, ये एन चेंज कर रहा है। ठीक है, ये nth टर्म है, तो इसके लिए आप कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं ना, ए के लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एन तो लास्ट है, तो ए के इज इक्वल टू ए प्लस के डी, ऐसे लिख सकते हैं। सो ए के इज इक्वल टू ए प्लस के इंटू बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। अब आप देखिए वेयर के विल वेरी फ्रॉम 1 to n, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब आप देखिए फर्स्ट टर्म के का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, इजिली निकल जाएगा, यानी कि फर्स्ट अर्थमेटिक में निकल जाएगा, के का वैल्यू 2 सेकंड अर्थमेटिक में निकल जाएगा, के का वैल्यू 3 थर्ड अर्थमेटिक में, और के का वैल्यू n तो nth अर्थमेटिक में। सो के का वैल्यू अगर n पुट कर देंगे तो n इज इक्वल टू ए प्लस के एन इंटू बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। सो यहाँ पे जनरली ना बच्चे जल्दीबाजी में ये गलती करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, और फिर दोनों n के बीच में डिफरेंस नहीं देखते हैं। मैंने आपको बोला ये n कांस्टेंट है, ये n जो है, ये n जो है यहाँ पे ये वेरिएबल है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया ना, ए के निकाल दिया, ए के इज इक्वल टू ए प्लस के इंटू बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सो ये हमारा nth अर्थमेटिक,
kth अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हो गया। आप k का वैल्यू पुट करते जाइए, आपको अर्थमेटिक मीन उसके हिसाब से मिलता जाएगा। ठीक है, सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड अर्थमेटिक मीन कैसे हम करते हैं। अब अपने एक्सरसाइज में आते हैं। अब आपके एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है वो आप अब इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके बुक में फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक बार जस्ट आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अब आप देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11, 12, 13 तब का आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके क्लास 10th के हैं। मैं आपको 14, 15, 16 इन तीनों का कॉन्सेप्ट अभी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो इन तीनों का कॉन्सेप्ट अभी अर्थमेटिक मीन का, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26। 8 और 26 के बीच में आपको कितने नंबर इंसर्ट करने हैं? 5। यानी कि 5 अर्थमेटिक मीन पता करना है, सच दैट द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज इन एपी, सो दैट ये जो नया सीक्वेंस बने, ये नया सीक्वेंस किस में बन जाए? एपी में। तो ये 5 यानी A1, A2, A3, A4, A5। सो अभी हमने फॉर्मूला देखा ना, AK इज इक्वल टू केप ए प्लस बी माइनस ए बाई एन प्लस 1 ये इंटू के, यही है फॉर्मूला। एक है आपका 8, बी 26 माइनस 8 बाई एन का वैल्यू कितना है? एन यानी कि कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं? 5, एन का वैल्यू 5, तो 6 इंटू के। सो ये हो जाएगा 8 प्लस 14 बाई 6 इंटू के। सो ये ए के का फॉर्मूला हो गया। आप के का वैल्यू 1 पुट कीजिए, फर्स्ट अर्थमेटिक में निकल जाएगा। के का वैल्यू 2, सेकंड अर्थमेटिक में। के का वैल्यू 3, थर्ड अर्थमेटिक में। के का वैल्यू 4, फोर्थ अर्थमेटिक में। के का वैल्यू 5, फिफ्थ अर्थमेटिक में। पता हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। सो आई होप नाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 ऑल्सो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 15, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि ए रेस टू द पावर एन प्लस बी रेस टू द पावर एन बाई ए रेस टू द पावर एन माइनस 1 प्लस बी रेस टू एन माइनस 1, ये आपका अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में ये अर्थमेटिक मीन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो एन का वैल्यू क्या होगा ये आपको पता करने बोला है। सो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, नंबर 15, ए और बी दो नंबर है, इसके बीच में एक अर्थमेटिक मीन है। तो दो नंबर के बीच में एक अर्थमेटिक मीन सबसे इजी क्वेश्चन है। क्या होगा? बी, अभी हमने फॉर्मूला देखा ना, डी का फॉर्मूला क्या था? डी का फॉर्मूला था बी माइनस ए बाई एन प्लस 1। एन का वैल्यू 1, क्योंकि एक ही अर्थमेटिक मीन आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो डी का वैल्यू क्या हो गया? बी माइनस ए बाई 2। और अब A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? a प्लस बी माइनस ए बाई 2। सो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस बी माइनस ए बाई 2, ये सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी बाई 2। यानी कि दो नंबर के बीच में अगर एक अर्थमेटिक मीन पता करना है तो इसका वैल्यू हमेशा आप याद रखिए, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। दोनों का सम, दोनों का एवरेज, दोनों का एवरेज जो है ना वही अर्थमेटिक मीन होता है। एक अर्थमेटिक मीन अगर पता करना है तो, अगर दो अर्थमेटिक मीन पता करना है तो फिर आपको फॉर्मूले से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर 15 में वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रखा है कि ए और बी दो नंबर है, इसके बीच में अर्थमेटिक मीन, आपको एक अर्थमेटिक मीन जो है वो ऑलरेडी दे रखा है। ये आपका अर्थमेटिक मीन है। और हम फॉर्मूले से भी जानते हैं कि दो नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी बाई 2, यानी ये दोनों बराबर होंगे। सो मेक इट इक्वल। आपको n का वैल्यू पता करना है। आप याद रखिएगा क्वेश्चन क्या है, आपको n का वैल्यू पता करना है। सो a रेस टू द पावर n प्लस b रेस टू द पावर n बाई a रेस टू द पावर n माइनस 1 प्लस b रेस टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। अब बच्चे ना जस्ट कंपेयर कर देते हैं, n का वैल्यू 1 होगा, आंसर तो आ गया, बट ये गलत है, क्योंकि ये कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है कि एडिशन में आप जो है दो नंबर्स के एक्सपोनेंट को कंपेयर कर दें। तो ये गलत है।
अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अगर आप डायरेक्ट n का वैल्यू 1 लिख देंगे बाय कंपैरिजन, यू विल गेट ओनली मार्क्स फॉर योर आंसर, नॉट फॉर द सॉल्यूशन। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको लॉ ऑफ इंडिसेज यूज करने पड़ेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जितना भी आपने पढ़ा है उसका यूज करना पड़ेगा। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2a रेस टू द पावर n प्लस 2 रेस b रेस टू द पावर n इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a रेस टू द पावर n हो जाएगा, फिर a इंटू बी रेस टू बाई एन माइनस वन प्लस बी इंटू ए रेस टू बाई एन माइनस वन प्लस बी रेस टू पावर एन होगा। अब इन दोनों को आप LHS साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए रेस टू पावर एन प्लस बी रेस टू पावर एन इज इक्वल टू ए बी रेस टू बाई एन माइनस वन प्लस बी ए रेस टू पावर एन माइनस वन, यही होगा। अब आप क्या कीजिए कि इसमें इसको इधर लेके आ जाइए, इसको इधर लेके चले जाइए, तो ये हो जाए, नहीं सॉरी, इसको इधर लेके आइए। एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको, थोड़ा सा ये गलत हो गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट। इसको इधर लेके आ जाइए और इसको इधर, क्योंकि b वाला एक्सपोनेंट दोनों में लगभग सेम है, और ए का ए रेस्ट पर एन माइनस बी ए रेस्ट टू पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू बी ए रेस्ट बाय एन माइनस वन माइनस बी रेस्ट टू पावर एन। ओके, सो अब आप देखिए कि इसमें क्या कॉमन है, ए रेस्ट पर एन कॉमन है तो क्या बचेगा, a माइनस बी। इसमें क्या कॉमन है, यहाँ b है ना, b इंटू ए, बी रेस्ट टू पावर एन एन सॉरी ए रेस्ट पर एन माइनस वन कॉमन है ना, और यहाँ पे क्या कॉमन है, बी रेस्ट पर एन माइनस वन, क्योंकि एन माइनस वन छोटा है, सो a माइनस बी। अब आप देखिए कि a माइनस बी जो है कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल होगा, बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू बी, सो ऑब्वियसली ये तो जीरो हो नहीं सकता है, तो a और b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी। Now we can write it as a raised by n minus 1 by b raised by n minus 1 is equal to 1. So a by b whole raised to the power n minus 1 is equal to 1. अब यहाँ पे law of indices हम क्या यूज कर सकते हैं, a by b raised to the power n minus 1 is equal to a by b whole raised to the power 0. Now you can compare, base same है तो exponent भी same होगा, ये आपने law of exponent पढ़ा है। So now from here we will get n equal to 1. So this is the actual method. ठीक है, वो एडिशन में हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कंपेयर कर सकते हैं, बट वहां पे हमारा एडिशन का भी सिंबल था, तो वहां पे आपका आंसर तो आ जाता है कि ए का वैल्यू एन का वैल्यू 1 होगा, बट दैट इज नॉट द करेक्ट मैथमेटिकल मेथड। सो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। 16 इजी है, बहुत टफ नहीं है, मैं डिस्कस कर दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रखा है, बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP, यानी कि कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए, m, a1, a2, am, m arithmetic means have been inserted, okay, and the ratio of 7th and m minus 1th number, यानी कि जो हमने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया उसमें किस किस के बारे में डिस्कस कर रहा है, a7 और am माइनस वन के बारे में डिस्कस कर रहा है। इन दोनों का रेशियो जो है वो 5:9 है, तो आपको m का वैल्यू पता करना है, तो मेरे ख्याल से पता कर सकते हैं। a7 क्या होगा फॉर्मूले से, a प्लस 7 इंटू बी माइनस ए बाई m प्लस वन, ये होगा, और इस टू एम माइनस वन का फॉर्मूला क्या होगा, एम माइनस वन का ए प्लस एम माइनस वन इंटू बी माइनस ए बाई एम प्लस वन इज इक्वल टू 5:9 है ना। तो अब ये सॉल्व हो जाएगा ना, ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू आपका 31 है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल इक्वेशन हो गया एम में। अब इसको आप सॉल्व करके एम का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 इजी था, बहुत टफ नहीं था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 17, 18, ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास 10th में भी किया था, ये एप्लीकेशन है आपका एपी का, ठीक है, एपी का ये एप्लीकेशन है वर्ड प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रखा है, 17 बोल रहा है कि अ मैन स्टार्ट रिपेइंग अ लोन एज अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100 if he increases the installment by ₹5 every month, what amount he will pay in the 30th installment। सो इसका मतलब फर्स्ट टर्म हो गया 100, अब हर
इफ इंक्रीज, हर महीने वो अब कितना इंक्रीज कर रहा है 5, यानी कि सेकंड टर्म 105 हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस हम बोल सकते हैं ना 5। तो आपसे पूछ रहा है कि 30th इंस्टॉलमेंट क्या होगा, यानी A30 का वैल्यू पूछा है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत टफ नहीं है। सो 17 आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। 18 पे आते हैं हम लोग। 18 क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। दो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री, ये बोल रखा है। एंड द स्मॉलेस्ट वन इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। सो अब आप देखिए कि आपको स्मॉलेस्ट एंगल दे रखा है और इंटीरियर एंगल का डिफरेंस कितना है, यानी कि एपी में है इंटीरियर एंगल, कॉमन डिफरेंस 5 है। तो अब आपसे पूछ रहा है तो कितने साइड्स हैं पॉलीगन। तो अब देखिए कि इसके लिए ना हमको सम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एक पॉलीगन में एन साइड का पॉलीगन है, तो सारे इंटीरियर एंगल का सम आपने पढ़ा है कितना होता है, ये क्लास 8 में ही आपने पढ़ा है। उसके कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं भी याद है कि एक इंटीरियर एंगल में सारे पॉलीगन का सम कितना होता है। नहीं याद है तो आप खुद से फाइंड आउट कीजिए कि एक इंटीरियर एंगल में तो एस एन पता चल जाएगा। अब एस एन का फॉर्मूला n/2 × 2a। ए फर्स्ट टर्म तो नहीं रखा है, n-1 × d। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। और एस एन क्या है, जो फॉर्मूला है आपके पास, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, उस फॉर्मूले का आप यूज कीजिए, ठीक है। तो आपको सेन का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज है ना, ये कंप्लीट हो गया। इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो टफ नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपके क्लास 10th के लेवल के हैं, और जो थोड़े से चेंज है ना उसके कॉन्सेप्ट को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये आप बनाइएगा। और एक और जो है ना आपके एग्जाम्पल में ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ये है आप क्वेश्चन नंबर, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल 6। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आप खुद से कोशिश कीजिएगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है। अगर नहीं आया तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो आपका एपी जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है जीपी।